आज हम इस पॉडकास्ट में लोग एक संसाधन के रूप में यानी पीपल एज रिसोर्स के बारे में विस्तार से समझेंगे। किसी भी देश की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? उसके पहाड़, नदियां या उसकी जमीन, या फिर उसके लोग? अक्सर जब हम भारत जैसी विशाल आबादी के बारे में सोचते हैं तो पहला ख्याल बोझ का आता है। इतने सारे लोगों के लिए खाना, नौकरियां और सुविधाएं। लेकिन क्या होगा अगर हम इस नजरिए को पूरी तरह पलट दें? आज हम इस सवाल की तह तक जाएंगे कि एक देश अपने अरबों लोगों को एक देनदारी से अपने सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली संपत्ति में कैसे बदल सकता है। ये सवाल आज के दौर में शायद सबसे जरूरी है। और ये चर्चा सिर्फ अर्थशास्त्र की नहीं है, बल्कि संभावनाओं की है। हम अक्सर भौतिक पूंजी मतलब फिजिकल कैपिटल की बात करते हैं, फैक्ट्रियां, मशीनें, सड़कें। लेकिन असली खेल तो मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल का है। जब हम लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल में निवेश करते हैं तो हम एक ऐसी संपत्ति बना रहे होते हैं जो समय के साथ घटती नहीं बल्कि बढ़ती है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। एक मशीन इस्तेमाल करने पर पुरानी होती है, उसकी कीमत घटती है, लेकिन ज्ञान और कौशल वो तो इस्तेमाल करने पर और बढ़ते हैं। बिल्कुल सही। ये एकमात्र संपत्ति है जो इस्तेमाल से और कीमती हो जाती है। हाँ, यही इसका सबसे अनोखा पहलू है। मानव पूंजी का असर एक तरह से चक्रवर्ती ब्याज की तरह होता है। एक बेहतर शिक्षित और स्वस्थ व्यक्ति न सिर्फ ज्यादा कमाता है, बल्कि वो अपने परिवार और समाज के लिए भी बेहतर फैसले लेता है। भारत की हरित क्रांति इसका क्लासिक उदाहरण है। हमारे पास जमीन उतनी ही थी, लेकिन जब बेहतर ज्ञान और तकनीक मतलब मानव पूंजी का इस्तेमाल हुआ तो उसी जमीन से पैदावार कई गुना बढ़ गई। और आईटी क्रांति ने तो इस विचार को एक नए स्तर पर ही पहुंचा दिया। हाँ, और भारत की आईटी क्रांति इसलिए भी फैसिनेटिंग है क्योंकि हमने ज्यादातर पश्चिमी देशों की तरह पहले मैन्युफैक्चरिंग और फिर सर्विसेज वाला रास्ता नहीं अपनाया। हमने एक तरह से छलांग लगाई सीधे ज्ञान आधारित सेवा क्षेत्र में। सही बात है। ये सिर्फ इसलिए संभव हुआ क्योंकि हमने एक खास तरह के मानव पूंजी में निवेश किया था। अंग्रेजी बोलने वाले, तकनीकी रूप से कुशल ग्रेजुएट्स। ये साबित करता है कि अगर सही तरह की मानव पूंजी पर ध्यान दिया जाए तो कोई देश विकास के पारंपरिक रास्तों को छोड़कर नए रास्ते भी बना सकता है। इस पूरी अवधारणा को जमीनी हकीकत में समझने के लिए हमारे स्रोतों में सीमापुर गांव के दो लड़कों सकल और विलास की कहानी है। ये कहानी इस विचार के दोनों पहलुओं को दिखाती है। हाँ, एक तरफ सकल है जिसके माता पिता ने उसकी पढ़ाई को सबसे ज्यादा अहमियत दी, उसे स्कूल भेजा और फिर आगे कंप्यूटर में वोकेशनल कोर्स के लिए कर्ज भी लिया। अच्छा। नतीजा ये हुआ कि सकल को एक अच्छी नौकरी मिली, उसने अपनी काबिलियत से एक नया सॉफ्टवेयर बनाया और तरक्की करता गया। और दूसरी तरफ है विलास। उसके पिता गुजर चुके थे, माँ बहुत कम आमदनी पर मछली बेचकर घर चलाती थी। विलास को गठिया हो गया, लेकिन इलाज के लिए पैसे नहीं थे, वो स्कूल नहीं जा सका और आखिर में उसे भी अपनी माँ की तरह कम आमदनी पर मछली बेचने का काम करना पड़ा। इन दो कहानियों में सिर्फ किस्मत का फर्क नहीं है, ये दो अलग अलग चक्रों को दिखाती हैं। सकल के मामले में शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश ने एक सकारात्मक चक्र, एक वर्चुअस साइकिल बनाया। सकारात्मक चक्र? हाँ, उसकी उत्पादकता बढ़ी, आय बढ़ी और भविष्य में वो अपने बच्चों की शिक्षा पर और भी बेहतर निवेश कर पाएगा। ये व्यक्तिगत सफलता से बढ़कर है, ये राष्ट्रीय संपत्ति का निर्माण है, एक छोटे पैमाने पर। लेकिन विलास के साथ इसका ठीक उल्टा हुआ। वो एक दुष्चक्र मतलब विशेष साइकिल में फंस गया। बिल्कुल, शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी ने उसे विकल्पों से वंचित कर दिया और वो उसी गरीबी में रह गया जिसमें उसका परिवार था। सही है। और राष्ट्रों के स्तर पर देखें तो जापान ने इसी सकारात्मक चक्र को बहुत पहले समझ लिया था। अच्छा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद उनके पास प्राकृतिक संसाधन लगभग शून्य थे, सब कुछ तबाह हो चुका था, लेकिन उन्होंने एक चीज पर दाव लगाया, अपने लोगों पर। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य में भारी निवेश किया और आज नतीजा दुनिया के सामने है। उन्होंने साबित किया कि असली संसाधन जमीन के नीचे नहीं बल्कि लोगों के दिमाग में होता है। यहाँ एक सवाल उठता है। आप कहती हैं कि लोगों में निवेश करना मशीनों से बेहतर है, लेकिन मशीन एक अनुमानित रिटर्न देती है। इंसानों में निवेश तो जोखिम भरा भी हो सकता है ना? क्या होता अगर सकल जैसा पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार रह जाता? क्या तब ये देश के लिए एक असफल निवेश नहीं होता? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और हम बेरोजगारी पर आगे बात भी करेंगे, लेकिन संक्षेप में कहूं तो हाँ, जोखिम होता है,
लेकिन ये एक सोचा समझा जोखिम है। एक मशीन सिर्फ वो ही कर सकती है जिसके लिए उसे बनाया गया है। सही। लेकिन एक शिक्षित और कुशल व्यक्ति नई खोज कर सकता है, समस्याएं सुलझा सकता है और अपने आसपास 10 और लोगों के लिए अवसर पैदा कर सकता है। अच्छा। रिटर्न भले ही सीधा ना दिखे, लेकिन इसका असर कहीं ज्यादा गहरा और व्यापक होता है। चलिए श्रोताओं से एक सवाल पूछते हैं। सकल और विलास की कहानी से आपने क्या सीखा? किसी व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य में से कौन सा निवेश ज्यादा जरूरी है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये चक्र असल में उन कामों में दिखते हैं जो लोग करते हैं। चलिए अर्थव्यवस्था के ढांचे पर एक नजर डालते हैं। इसे 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है ना? हाँ, प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर, जिसमें वो सब आता है जो हम सीधे प्रकृति से लेते हैं, खेती, मछली पकड़ना, खनन। फिर है द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, यानी विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग, जहां कच्चे माल से चीजें बनाई जाती हैं। और तीसरा तृतीयक क्षेत्र, जिसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, व्यापार, परिवहन, बैंकिंग और सकल की नौकरी की तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अगर हम सकल के परिवार को देखें तो उसके पिता बूटा खेती करते थे, यानी प्राथमिक क्षेत्र में थे, लेकिन उसकी मां शीला घर का काम करती थी। और यहाँ एक बड़ी आर्थिक बहस छुपी हुई है। बूटा को अपनी फसल के पैसे मिलते थे, लेकिन शीला के काम को राष्ट्रीय आय में गिना ही नहीं जाता। इसके पीछे आर्थिक तर्क क्या है, या कहूं कि अतार्किकता क्या है? ये एक ऐतिहासिक रूप से जटिल मुद्दा है। पारंपरिक अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय की गणना बाजार में होने वाले लेनदेन से होती है। अच्छा। क्योंकि घरेलू काम के लिए कोई वेतन नहीं दिया जाता, वो इस गणना से बाहर रह जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका कोई मूल्य नहीं है। असल में ये वो अदृश्य काम है जो पूरी अर्थव्यवस्था को सहारा देता है। मतलब अगर घर पर कोई खाना बनाने या बच्चों की देखभाल करने वाला ना हो, तो बाजार में काम करने वाले लोग उतने उत्पादक नहीं हो सकते। सही बात है। और जब महिलाएं श्रम बाजार में आती हैं, जैसे विलास की मां गीता, तो उन्हें अक्सर पुरुषों से कम वेतन मिलता है। सही कहा। और इसकी जड़ें भी कहीं ना कहीं शिक्षा और कौशल के अवसरों में ऐतिहासिक असमानता से जुड़ी हैं। इसके कारण महिलाएं अक्सर असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं, जहां नौकरी की सुरक्षा होती है, न मातृत्व अवकाश जैसे जरूरी लाभ। तो एक तरफ उनके घरेलू काम को गिना नहीं जाता, और दूसरी तरफ जब वो बाजार में काम करती हैं तो उन्हें उसका सही मूल्य नहीं मिलता। ये मानव पूंजी का एक बहुत बड़ा नुकसान है। इस असमानता का मुद्दा हमें सीधे देश की जनसंख्या की गुणवत्ता पर ले आता है। किसी भी देश की तरक्की आखिरकार इस बात पर निर्भर करती है कि उसके लोग कितने साक्षर और स्वस्थ हैं। तो भारत का राष्ट्रीय रिपोर्ट कार्ड इस मामले में क्या कहता है? आंकड़े देखें तो कहानी में उम्मीद और चुनौती दोनों है। साक्षरता दर 1951 में सिर्फ 18% थी, जो 2018 तक 85% हो गई। ये तो जबरदस्त छलांग है। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके भीतर असमानताएं हैं। पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में आज भी लगभग 16% का फासला है। ओहो। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 14% का अंतर है। ठीक है, 85% साक्षरता एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसका जमीन पर मतलब क्या है? ये किसी देश के लिए क्या चीजें खोल देता है? ये सब कुछ बदल देता है। साक्षरता सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं है, ये जानकारी तक पहुंच है, अवसरों तक पहुंच है। एक साक्षर किसान मौसम की भविष्यवाणी बेहतर समझ सकता है, नई तकनीकों के बारे में पढ़ सकता है। सही। एक साक्षर नागरिक अपने अधिकारों के प्रति ज्यादा जागरूक होता है। सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील जैसी योजनाएं इसीलिए चलाईं ताकि हर बच्चा इस शुरुआती दौड़ में शामिल हो सके। और स्वास्थ्य के मोर्चे पर? वहां भी कहानी मिलती जुलती है। जीवन प्रत्याशा मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी एक औसत व्यक्ति की उम्र बढ़कर 67 साल से ज्यादा हो गई है। लेकिन जो आंकड़ा मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करता है वो है शिशु मृत्यु दर का, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। 1951 में पैदा होने वाले हर 1000 बच्चों में से 147 1 साल की उम्र से पहले ही मर जाते थे। हे भगवान। ये आंकड़ा 2020 में घटकर 28 रह गया है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि लाखों परिवार एक असहनीय दुख से बच रहे हैं।
लेकिन इसका आर्थिक मतलब क्या है? इसका बहुत बड़ा आर्थिक मतलब है। इसका अर्थ है कि माता पिता के काम करने के दिन बीमारी की वजह से कम बर्बाद होते हैं। इसका मतलब है कि भविष्य का कार्यबल ज्यादा स्थिर और स्वस्थ है। ये दिखाता है कि हमारा स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा बेहतर हो रहा है। सही। ये संख्याएं सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये किसी देश की भविष्य की आर्थिक क्षमता के संकेतक हैं। लेकिन यहाँ हम उस जोखिम वाले सवाल पर वापस आते हैं जो मैंने पहले पूछा था। हम शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करते हैं, एक सक्षम कार्यबल तैयार करते हैं, और फिर वो काम ही नहीं ढूंढ पाते। इसे हम बेरोजगारी कहते हैं, और ये शायद मानव संसाधन की सबसे बड़ी बर्बादी है। बिल्कुल। और भारत में ये कई रूपों में दिखती है। गांव में दो तरह की बेरोजगारी बहुत आम है। एक है मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कुछ महीनों के लिए काम नहीं होता। हाँ, जैसे खेती में बुआई और कटाई के वक्त तो काम होता है, लेकिन बीच के महीनों में लोग खाली रहते हैं। और दूसरी वाली तो और भी ज्यादा छिपी हुई है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। हाँ, प्रच्छन्न यानी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक दिलचस्प अवधारणा है। इसे ऐसे समझिए कि यह एक रसोई में जरूरत से ज्यादा रसोइये होने जैसा है। अच्छा। सब व्यस्त दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप उनमें से 3 को घर भेज दें तब भी खाना उतना ही बनेगा। वो 3 लोग प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार थे। मतलब उनकी उत्पादकता शून्य थी। बिल्कुल। जैसे किसी खेत में 5 लोगों की जरूरत है, पर परिवार के 8 लोग लगे हुए हैं। वो अतिरिक्त 3 लोग काम तो कर रहे हैं, पर उनकी उत्पादकता असल में शून्य है। ये तो गांव की बात हुई। शहरों में तो एक अलग ही कहानी चल रही है। शिक्षित बेरोजगारी की, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ। और ये सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ हम मानव पूंजी बनाने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जिन लोगों पर देश ने सबसे ज्यादा निवेश किया है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, वही बेरोजगार हैं। ये दिखाता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली और नौकरी के बाजार के बीच एक बड़ा तालमेल का अभाव है। हम डिग्रियां तो दे रहे हैं, लेकिन क्या हम वो कौशल दे पा रहे हैं जिनकी बाजार को जरूरत है? यहाँ भी श्रोताओं के लिए एक सवाल है। आपके हिसाब से भारत में शिक्षित बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या हमारी शिक्षा प्रणाली में बदलाव की जरूरत है? कमेंट्स में अपनी राय दें। इस पूरी चर्चा को समेटने के लिए हमारे पास एक और कहानी है, एक ऐसे गांव की जिसने इस चक्र को सफलतापूर्वक बदल दिया। ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा निवेश पूरी व्यवस्था को बदल सकता है। एक गांव था जहां ज्यादातर परिवार बस गुजारा कर रहे थे। फिर एक परिवार ने अपने बेटे को एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए भेजा। अच्छा। वो लड़का जब वापस लौटा तो उसने एक बेहतर हल डिजाइन किया, जिससे गेहूं की पैदावार बढ़ गई। अचानक गांव में एक नई नौकरी पैदा हुई, एग्रो इंजीनियर की। और इसका असर पूरे गांव पर पड़ा होगा। हाँ, बिल्कुल। इस सफलता से प्रेरित होकर गांव वालों ने एक स्कूल खोलने की मांग की। स्कूल खुला तो एक शिक्षक की नौकरी पैदा हुई। फिर किसी ने अपनी बेटी को सिलाई सिखाई तो वो गांव की दर्जी बन गई। वाह। देखते ही देखते वो गांव जहां पहले कोई अफसर नहीं थे, वहां शिक्षक, दर्जी, इंजीनियर जैसे कई पेशेवर काम करने लगे। गांव समृद्ध हो गया। ये कहानी मानव पूंजी के चक्रवृद्धि असर का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। तो आज की चर्चा से ये साफ है कि लोग समस्या नहीं बल्कि समाधान का सबसे बड़ा स्रोत है। ये नजरिया बदलने की बात है, लोगों को खर्च के तौर पर देखने के बजाय एक निवेश के तौर पर देखना। बिल्कुल। हर व्यक्ति में अपार संभावना है। सवाल बस ये है कि क्या हम एक समाज और एक देश के तौर पर उस संभावना को हकीकत में बदलने के लिए सही माहौल और सही निवेश कर रहे हैं या नहीं? अब कुछ और सवाल है जिन पर श्रोता सोच सकते हैं। आपकी नजर में किसी व्यक्ति को देनदारी से संपत्ति बनाने में सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए? महिलाओं द्वारा किए जाने वाले घरेलू काम को आर्थिक रूप से क्यों नहीं गिना जाता? इस पर आपके क्या विचार हैं? और ये कि प्रच्छन्न बेरोजगारी को कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कदम उठाए जा सकते हैं? आपके विचार में भारत को अपनी विशाल आबादी का लाभ उठाने के लिए किस क्षेत्र, कृषि, विनिर्माण या सेवा पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? अपनी पढ़ाई जारी रखें, नए कौशल सीखते रहें और हमेशा याद रखें कि सबसे अच्छा निवेश वो है जो आप खुद पर करते हैं। आप सभी को आपकी परीक्षाओं और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। यह है ड्रोना चैनल है, जहां हम सीखना कभी बंद नहीं करते।